अर्जुन अपनी पत्नी सीमा के साथ नीला पहाड़ अपने दोस्त रवि की शादी में आया हुआ था। अर्जुन की पत्नी बहुत खुश थी। वो दोनों रोज नीला पहाड़ की पहाड़ियों पर बसे सुंदर जंगल में घूमने निकल जाते और शाम को घर लौटते। रवि की शादी के 2 दिन बाद अर्जुन को अचानक याद आया कि उसका दोस्त अरुण शादी में नहीं आया, जबकि अरुण भी नीला पहाड़ में ही रहता था, लेकिन उसका गांव नीला पहाड़ शहर से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर था। अर्जुन ने सुन रखा था कि अरुण का गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। अर्जुन, रवि और अरुण की दोस्ती कॉलेज के जमाने की थी। शाम का समय हो चुका था। अर्जुन अपनी पत्नी के साथ रवि के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ बातें कर रहा था। अर्जुन ने अपने दोस्त रवि की ओर देखकर कहा, तेरी शादी में आकर बहुत अच्छा लगा रवि। सीमा ने तो तेरी शादी को खूब एंजॉय किया। तेरा बस चलता तो तू मेरी शादी में आता ही नहीं, इसीलिए मैं खुद तुझे मुंबई बुलाने पहुंच गया था। अच्छा, एक बात बता रवि, अरुण तेरी शादी में क्यों नहीं आया? मैं 2 दिन से आंखें फाड़ फाड़ कर उसका ही इंतजार कर रहा था। यह बात तो मैं बताना भूल ही गया। उसके पिता की तबीयत सही नहीं चल रही, शायद इसी वजह से वो नहीं आया। रवि की बात सुनकर सीमा ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, हमें अरुण के पिता को जरूर देखने जाना चाहिए, वरना उसे यह जानकर बहुत बुरा लगेगा कि हम नीला पहाड़ आए और उसके बीमार पिता को देखने भी नहीं गए। तुम सही बोल रही हो सीमा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कल तुम दोनों को उसके गांव ले चलूंगा। अरे भूल गया क्या? कल तो हमारी वापसी का रिजर्वेशन है। मैं एक काम करता हूं, तेरी बाइक लिए जाता हूं। मैंने सुना है उसका गांव यहां से केवल 10 किमी दूर है। मैं और सीमा चले जाएंगे। अर्जुन की बात सुनकर रवि के चेहरे पर अचानक चिंता झलकने लगी। उसकी आंखों में डर और दहशत के साए लहराने लगे। रवि का अचानक डरा हुआ चेहरा देखकर अर्जुन बोला, क्या बात है भाई, तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? दरअसल बात यह है, अर्जुन, अरुण के गांव 3 किमी पीछे घाटी की एक जगह पर पड़ती है। वो जगह छलावों का इलाका है। रात के वक्त वहां पर जाना मुसीबत को दावत देने जैसा होगा। रवि की बात सुनकर अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा। तू पागल हो गया है क्या? हाँ, दुनिया मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है और तू अभी भी छलावे जैसी अंधविश्वास भरी बातों पर यकीन करता है। नहीं अर्जुन, छलावे वास्तव में होते हैं। हाँ, होते तो हैं, लेकिन सिर्फ कहानियों और किस्सों में। रवि ने अर्जुन को रात में अरुण के घर जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। थक हार कर रवि ने अर्जुन के सामने हार मान ली और अपनी बाइक की चाबी अर्जुन को थमा दी। अर्जुन ने बाइक दौड़ा दी। कुछ किलोमीटर के बाद घने जंगल का रास्ता शुरू हो गया, मगर जंगल का रास्ता शुरू होते ही चारों ओर बुरी तरह से कोहरा फैलने लगा और ठंड बढ़ गई। अर्जुन को बाइक चलाने में कपकपी छूटने लगी कि तभी अचानक बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए। अर्जुन बाइक को स्टैंड पर खड़ी करके बाइक की ओर गुस्से से देखने लगा। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। एक तो रात का समय, ऊपर से इस बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए। ओहो, टेंशन मत लो, मैं रवि को फोन करती हूं। इतना कहकर सीमा ने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया, मगर उसमें नेटवर्क नहीं थे। अर्जुन भी अपना मोबाइल चेक करने लगा, मगर उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं थे। वो दोनों रात के सन्नाटे में कोहरे के बीच एक सुनसान जंगल में खड़े हुए थे। तभी अर्जुन को अंधेरे में एक साया चलता हुआ नजर आया। कुछ ही देर में वो साया उन दोनों के करीब आ गया। वो एक सुंदर लड़की थी जो हाथ में लाल लटेन पकड़ी हुई थी। लगता है आप दोनों परदेसी हो, रास्ता भटक गए हो। हाँ, आपने सही पहचाना। एक तरह से देखा जाए तो हम परदेसी ही हैं। मेरी बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए हैं और हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लगता है पैदल ही चलना पड़ेगा। रात का सन्नाटा फैला हुआ है बाबूजी, और यह घाटी का इलाका है। यहाँ जंगली जानवर रात में टहलते रहते हैं। पैदल जाने में तुम दोनों को खतरा हो सकता है। घाटी का नाम सुनकर सीमा बुरी तरह से चौंक गई। तभी उसकी नजर सड़क पर लगे हुए एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, घाटी का इलाका। वैसे आपका नाम क्या है और आप इतने सन्नाटे में कर क्या रही हैं? जी, मेरा नाम सुनीता है। मैं इस जंगल में अक्सर लकड़ियां लेने आती रहती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरी झोपड़ी है। मेरा गरीब खाना
मेरा भाई मोटर मैकेनिक में काम करता है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो साहब। मेरा भाई आपकी बाइक के दोनों टायर के पंचर को सही कर देगा। अगर ऐसा होगा तो यकीन मानो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुनीता लड़की अपनी लालटेन लेकर आगे की ओर चलने लगी। अर्जुन बाइक घसीटता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वह दोनों एक झोपड़ी के सामने खड़े हुए थे, जिसके चारों ओर लंबे घने पेड़ ही पेड़ थे। वहां भी चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। सीमा के चेहरे पर न जाने क्यों डर झलकने लगा था। उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से न जाने क्यों धड़कने लगा था। सीमा ने आहिस्ता से अर्जुन से कहा, पता नहीं अर्जुन, मुझे यहां पर कुछ अजीब सा लग रहा है। कहीं तुम भी इन गांव के लोगों की तरह भूत छलावे पर विश्वास तो नहीं करने लगी? अरे भाई, ये सब बकवास बातें होती हैं। तभी उन दोनों के कानों में सुनीता की आवाज टकराई, आप दोनों अंदर आ जाओ, मेरा भाई कुछ देर में आता ही होगा। लेकिन मुझे यहां तुम्हारी झोपड़ी के अलावा आसपास कोई दूसरा घर तक नहीं दिखाई दे रहा है। क्या तुम इस जंगल के वीराने में रहती हो? सुनीता बहुत रहस्यमयी अंदाज में है। सीमा की ओर देखकर बोली, हम गांव वालों के लिए वीराने और सन्नाटे कोई मायने नहीं रखते। तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगी। अब आप दोनों जल्दी से झोपड़ी के अंदर चले जाओ, यह पहाड़ों की बारिश है। इस बारिश से शहरी लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। मैं तब तक अपने भाई को ढूंढ कर लाती हूं। वो दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए और वहां बिछी हुई एक पुरानी चारपाई पर बैठ गए। मगर उन दोनों को वहां बैठे बैठे काफी देर हो गई थी। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। सीमा ने अपनी घड़ी देखी तो वो चौंक गई। घड़ी रात के 2 बजे आ रही थी। सीमा डरते हुए अर्जुन से बोली, अर्जुन, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उस लड़की को गए हुए बहुत देर हो गई है। सोचो अर्जुन, इस घने जंगल में सिर्फ हम दोनों अकेले ही हैं। तभी उन दोनों को बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लगता है सुनीता अपने भाई को बुला आई। तुम तो खामखा डर रही थी। मगर अर्जुन और सीमा ने जैसे ही अपने कदम उस झोपड़ी से बाहर निकाले तो बाहर का नजारा देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। बाहर एक 15 फुट का बड़ा ही भयानक दिखने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस चेहरे का मांस हर जगह से फटा हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और ठीक उसके बगल में भयानक चेहरे के साथ खड़ी हुई सुनीता झोपड़ी को घोर रही थी। सुनीता की आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और दांत अजीब से लाल रंग के थे। वो भयानक आवाज में उन दोनों से बोली, यही है मेरा भाई। सीमा की जोरदार चीख निकल गई। इसका मतलब रवि सही बोल रहा था। अर्जुन कांपते हुए सीमा से बोला, तुम सही कहती हो सीमा, हमें यहां से भागना होगा। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी वह भयानक लंबा डरावना व्यक्ति बेहद फुर्ती से सीमा के नजदीक आ गया और उसने सीमा का गला बुरी तरह से दबोच लिया। अर्जुन अपनी पत्नी को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। तभी सुनीता के हाथ में नुकीले नाखून निकल आए। उसके हाथ भेड़िए के पंजे में परिवर्तित हो गए। उसने अपने पंजों से अर्जुन के सर पर तेज वार कर दिया। अर्जुन एक चीख के साथ जमीन पर गिर गया। उस भयानक चेहरे वाले व्यक्ति ने अपने पंजे से सीमा का पेट फाड़कर उसकी अंतड़ियां निकालकर जमीन पर फेंक दी। सीमा एक चीख के साथ ढेर होकर जमीन पर गिर गई। तभी अर्जुन को दूर से बहुत सारी रोशनियां नजर आने लगी। अर्जुन ने देखा बहुत से गांव वाले हाथ में मशाल लिए उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। जैसे जैसे वह नजदीक आ रहे थे, सुनीता और वह भयानक व्यक्ति के कदम पीछे की ओर हटते जा रहे थे। देखते ही देखते अर्जुन की आंखों के सामने सुनीता और वो भयानक व्यक्ति धुआं बनकर गायब हो गए। अब अर्जुन की आंखों के सामने उस झोपड़ी का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। अर्जुन बेहोशी की गहराइयों की नींद में समा गया। उसके कानों में उसके दोस्त अरुण की आवाज गूंज रही थी। वो गांव वालों से बोल रहा था, उठाओ इसको और जल्दी चलो यहां से। अगली सुबह अर्जुन की आंख अरुण के घर पर खुली। अर्जुन रोते हुए अपनी पत्नी की मौत के बारे में अरुण को बताने लगा। मेरे पास रवि का फोन आ गया था और काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब तू घर नहीं आया तो मैं समझ गया कि तू घाटी के छलावे के जाल में फंस गया है। मैं तुरंत गांव वालों को जमा करके घाटी पर पहुंच गया। बहुत सालों पहले उस घाटी में सुनीता नाम की सुंदर लड़की और उसका बदसूरत भाई रहा करते थे। सुनीता शैतान के पुजारिन थी
और उसका भाई शैतान को खुश करने के लिए इंसानों की बलि लिया करता था। एक रात गांव वालों ने मिलकर सुनीता और उसके भाई को जलाकर मार दिया। वहीं दोनों मरकर छलावा बन गए। मगर आज भी रात के वक्त सुनीता और उसका भाई लोगों को अपने जाल में फंसा कर मार देते हैं। अर्जुन के मन में हर समय आज भी यही ख्याल आता है कि काश वो अपने दोस्त रवि की बात मान लेता तो उसकी पत्नी जिंदा होती। दिन ढल गया था। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। हालांकि मुखिया बलराज सिंह के बेटे के ब्याह को महीना भर बीतने को आया था, लेकिन मुखिया की बड़ी सी हवेली अब भी रोशनी से नहाई नजर आ रही थी। क्योंकि रुद्र मुखिया का इकलौता बेटा था, इसलिए मुखिया और उसकी पत्नी राधा जश्न के किसी मौके से चूकना नहीं चाहते थे। आधी रात का वक्त था। अचानक ही नई दुल्हन रिया जोर जोर से खांसने लगती है। रिया, क्या हो रहा है तुम्हें? अचानक से क्यों इतना खांसने लगी? रुद्र ने रिया को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन रिया खांसते खांसते बेदम हुए जा रही थी। ऐसा लगता था उसके गले में कुछ फंस गया हो। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी माँ और बाबूजी को आनन फानन में अपने कमरे में बुला लिया। क्या हुआ बहू? रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अच्छी खासी खाना खाकर सोई थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? रिया का पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। तुम रुको, हम अभी हनुमान बाबा के मंदिर से लाया हुआ जल पिलाते हैं। बाबा ने चाहा तो बहू रानी एकदम ठीक हो जाएंगी। राधा मंदिर में से एक पानी की बोतल निकालती है और 2 बूंद पानी बहू रिया के मुंह में डाल देती है। 2 बूंद पानी मुंह में जाते ही रिया की आंखें खून की तरह लाल होने लगती हैं और वो उल्टी करना शुरू कर देती है। रिया की उल्टी में सिर्फ राख ही राख निकलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर घर में सभी लोग हैरान थे। उल्टी करने के बाद बहू रिया कुछ शांत हो गई थी। यह क्या हो रहा है बहू को? ऐसा क्या खाया था इसने जो इसकी ऐसी हालत हो गई? पिताजी, इसको थोड़ा सर दर्द था, इसीलिए इसका खाना मैं कमरे में ही ले आया था। इसने वही सब खाया जो हमने खाया। वो देखिए, इसकी थाली अभी भी कमरे में ही रखी हुई है। रुद्र थाली के पास जाकर देखता है। बचे हुए भोजन में भयंकर दुर्गंध उठ रही थी और कीड़े रेंग रहे थे। छी पिताजी, इस थाली में तो कीड़े रेंग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? कुछ तो गड़बड़ जरूर है जी। पिछले कई दिन से लगातार घर के आंगन में बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। चाहे जितना भगाओ उस मनहूस को, लेकिन कमबख्त ऐसा लगता है जैसे हमारे दरवाजे पर बैठकर ही रोने को आती है। इतना ही नहीं, हर रोज हमारे घर दूध फट जाता है। दूध का फटना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। अरे भाग्यवान, तुम चुप करो। कौन से जमाने की बातें लेकर बैठ गई हो? थोड़ा सावधानी रखोगी तो कल से दूध नहीं फटेगा। आपको क्या लग रहा है 25 सालों तक गृहस्थी चलाने के बाद अब मैं अचानक से इतनी लापरवाह हो गई कि रोज मेरी गलती से दूध फटने लगा? आप मानो ना मानो, मेरी अम्मा कहती थी दूध और पूत एक समान होते हैं। रोज रोज दूध का फटना और उसमें से भयंकर दुर्गंध का उठना, इसका मतलब घर के बच्चों पर कुछ ना कुछ संकट जरूर है। आधी रात का वक्त है, किसी तरह यह रात बिताओ, कल देखते हैं। हमसे जो बन पाएगा वो करेंगे, घबराओ नहीं। राधा, मुखिया और रुद्र सभी लोग मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि आज की रात राधा भी रुद्र के साथ उसी कमरे में रुकेगी। मुखिया अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। देर रात गए बेटे की चीखों की आवाज सुनकर राधा की नींद टूटती है। सामने का नजारा देखकर उसके पांव के तले जमीन खिसक जाती है। राधा ने देखा उसकी बहू रिया के लंबे काले बाल भयानक तरीके से उसके चेहरे पर फैले हुए हैं, जिनमें से उसका चेहरा मुश्किल से ही नजर आ रहा था। बहू के मुंह से बेतहाशा लार छू रही थी और वो रुद्र के सीने के ऊपर चढ़ी बैठी हुई दोहरी आवाज में गुर्रा रही थी। उसके हाथ में गिलास का एक टूटा हुआ टुकड़ा था, जिसे वो रुद्र को सीने में घोंपने की कोशिश कर रही थी। रिया, ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो पति है तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने? क्यों मेरे बेटे की जान लेना चाहती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, छोड़ दो उसे। राधा की बात सुनकर रिया गुर्राते हुए मुड़कर राधा की ओर देखती है। छोड़ दूं? याद है ना, प्यार की सजा सिर्फ मौत होती है। तेरे बेटे ने अपराध किया है, अब उसे सजा भी तो देनी होगी ना। ये क्या बक रही हो? रिया, होश में आओ। रिया नहीं, काव्या हूं मैं। नाम तो याद है ना मेरा, या मैं याद दिलाऊं?
अपनी नई नवेली बहू के मुंह से काव्या का नाम सुनकर राधा को मानो लकवा सा मार गया था। कुछ पलों तक वो अपने स्थान पर सन्या से खड़ी रहती है। उसके बाद वो चीखते हुए नीचे की ओर भागती है। सुनते हैं, अनर्थ हो गया। लौट आई है वो वापस आ गई। अब हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। पत्नी की चीख को सुनकर मुखिया दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हुआ? कौन वापस आ गई? हुआ क्या है तुम्हें? अरे इतना घबराई हुई क्यों हो? वो काव्या वापस आ गई। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे बेटे की जान खतरे में है। अरे होश में आओ। कौन काव्या? वो वापस कैसे आ सकती है? तुम्हें पता नहीं, सालों पहले मर चुकी है वो। जानती हूं, सब जानती हूं, और यह भी जानती हूं कि उसकी मौत कैसे हुई। इसीलिए तो डर रही हूं कि अब मेरे बेटे की जान खतरे में है। 30 साल पहले भाभी साहब ये लाल चुनरी ओढ़कर आईने में खुद को देखकर बड़ा इतरा रही हैं। विधवा हो आप, और विधवा को यह लाल रंग शोभा नहीं देता। यह राकेश की दी हुई लाल चुनरी है। यह मेरा भाग्य बदलेगी अब। एकादशी के दिन ब्याह है मेरा। इसी लाल चुनरी को ओढ़कर 7 फेरे लूंगी, और फिर यह मनहूस सफेद रंग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा मुझसे। फिर कोई मुझे मनहूस ना कहेगा, कोई मुझे रंगों से दूर ना करेगा। मैं भी खुलकर जीऊंगी। क्या कहा? शादी। हम अंबरवाड़ी लोगों के लिए हमारे मान सम्मान से बढ़कर कुछ ना होवे हैं। भूलो मत, हमारी भाभी सा हो आप। भाई साहब चाहे इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन आप आज भी इस घर की बहू हो। अपनी जिंदगी में रंग भरने का अधिकार सबको होता है। मुझे स्वीकारना है यह विधवा वाला जीवन। मैंने तो आपके बेटे का मुंह भी नहीं देखा मासा। इधर मेरी डोली उठी और उधर आपके बेटे की अर्थी उठ गई। मुझे बताओ, मैं किस गलती की सजा भुगतम सारी उम्र? मैं अपना जीवन फिर से गुलजार करना चाहती हूँ। बहुत प्यार करे हैं वो राकेश मने। मुझसे शादी का वादा किया है उसने। कहता है अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा मुझे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ूं, मुझे जाने दो। मैं कभी मुड़ के ना देखूंगी इस घर की तरफ। मुझे आप लोगों से कुछ ना चाहिए। मैंने कहा था ना पिताजी, यह पतंग अब आसमान में उड़ रही है। मुंह की कही बात इसकी समझ में नहीं आएगी। इसकी तो डोर ही काटनी पड़ेगी। कान खोलकर सुन लो भाभी साहब, हमारे खानदान में प्यार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हमने तो यही चाहा कि आप सारी उम्र आराम से हमारे घर में हमारे खानदान की इज्जत बनकर रहो, लेकिन आपको यह इज्जत राज कोहनी नहीं आई। काव्या चीखती चिल्लाती रही, लेकिन बलराज सिंह, उसके माँ बाप और दूर खिड़की से झांकती राधा, किसी ने भी काव्या के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं किया। सबसे पहले काव्या के मुंह में एक कपड़ा ठूंसा गया और उसके बाद रस्सी से मजबूती से उसके हाथ पैर बांध दिए गए। अंत में फांसी का फंदा पंखे से लटकाकर उसे फंदे से लटका दिया गया। मरने से पहले काव्या के हाथों से ही बलराज सिंह ने एक चिट्ठी लिखवाई, जिसमें काव्या ने आत्महत्या करने की बात कबूली और लिखा कि वह अपने पति के गम में अपनी जान दे रही है। गांव में बलराज सिंह के परिवार का दबदबा था। किसी ने भी विधवा काव्या की मौत पर प्रश्न खड़ा नहीं किया। सबको यह मौत स्वाभाविक लगी और कुछ ही दिनों में सभी लोग काव्या को भूल गए। 30 बरस का लंबा समय बीत गया और बलराज सिंह का बेटा रुद्र आज के समय में रिया से प्रेम करने लगा। बेटे की पसंद को मान देते हुए बलराज सिंह और राधा ने उसकी शादी धूमधाम से रिया के साथ कर दी। बलराज सिंह और राधा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अतीत इस तरह से अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आज के दिन रुद्र बेटा घबराओ नहीं, हम कुछ होने नहीं देंगे तुम दोनों को। मुझे तो यही लगा था कि इस कुलक्षणी से पीछा छूट गया, लेकिन यह तो मानो घात लगाए बैठी थी। मैंने अपने कुलगुरु को सूचना भिजवा दी है, वह कुछ ही देर में आते होंगे। तेरी जैसी दुष्ट आत्मा को ठीक करना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। राधा, वो जल कहाँ है? जल्दी से उसकी कुछ बूंदें बहू के ऊपर डालो। जब तक कुलगुरु यहां नहीं पहुंच जाते, हमें स्थिति को संभालना होगा। राधा, जल की कुछ बूंदें बहू रिया पर डालती है तो रिया चीखते हुए रुद्र से झटक कर दूर हो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। चिल्लाते हुए वह जमीन पर गिरकर अपने होश खो बैठती है। जल्दी से स्टोर रूम से रस्सी लेकर आओ, तब तक मैं रिया को संभालता हूं। इसे रस्सी से बिस्तर के साथ मजबूती से बांधना होगा ताकि यह परिवार में किसी को नुकसान न पहुंचा पाए।
हिम्मत रखो राधा, सब सही हो जाएगा। बलराज सिंह और राधा मिलकर बहू रिया को बिस्तर से बांध देते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है गुरुजी आ गए। आप लोग जाइए मां, गुरुजी को लेकर आइए। मैं यहीं कमरे में रहकर रिया पर नजर रखता हूं। राधा और बलराज सिंह कुछ क्षणों के बाद गुरुजी को साथ लेकर रिया और रुद्र के कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कमरे का दृश्य देखकर उनके पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। रुद्र ने अपने होठों पर बहुत सारी लाली लगा रखी थी। आंखों में जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा काजल लगा था। पत्नी रिया की ओढ़नी लपेटकर वह छत के पंखे से उल्टा लटका हुआ था। सच को छुपाने से अब कोई फायदा नहीं था। अपने बेटे और बहू की जान बचाने के लिए बलराज सिंह कुलगुरु को 30 साल पहले घटी हुई घटना शब्द साह सुना देता है। यह आत्मा सिर्फ अतृप्त ही नहीं, बेहद क्रोधित भी है। आपने जो इसके साथ किया वो अन्याय था। एक 18 बरस की कन्या जिसने एक दिन को भी पति का सुख नहीं देखा। यदि वह पूर्ण विवाह करके अपना जीवन सुख से बिताना चाहते थे तो इसमें आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। किंतु आपने उसके सारे सपनों को चकनाचूर करके छोड़ दिया। कर्म का चक्र बहुत जटिल होता है मुखिया जी। यह काव्य सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं बल्कि बहू रिया को भी अपने साथ ले जाने के लिए आई है। उसकी हत्या करते समय आपने जो वाक्य कहे उसी वाक्य में इसकी आत्मा उलझ कर रह गई। आपके शब्द थे, प्रेम करने की सजा मौत होगी। अब क्योंकि आपके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया है इसलिए यह इन तीनों को भी मौत की सजा दिए बिना शांत नहीं होगी। बाबा की बात सुनकर राधा और बलराज सिंह सर पटक पटक कर रोने लगते हैं और अपने की के लिए माफी मांगने लगते हैं। अवश्य काव्या से जुड़ी कोई वस्तु इस हवेली में आज भी है और इसी वस्तु के मोह में वह आज भी हवेली में भटक रही है। क्या कोई ऐसी वस्तु थी? काव्या का कमरा कहाँ है जिस कमरे में वह रहा करती थी? क्या आप मुझे वो कमरा दिखा सकते हैं? उसका कमरा तो उसकी मौत के बाद से ही हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बलराज सिंह बाबा को काव्या के कमरे में ले जाता है जहां उन्हें उसकी अलमारी में लाल जोड़ा रखा हुआ दिखाई देता है। आपने तो कहा कि काव्या विधवा थी, फिर उसकी अलमारी में यह लाल जोड़ा कैसे? बाबा, जिस दिन उसकी मौत हुई उसके 2 दिन बाद वह घर से भागकर शादी करने वाली थी। यह जोड़ा उसे उसके प्रेमी ने ही शादी के लिए दिया था। शादी के लिए दिया था। हम लाल जोड़े में सजने का उसका अरमान अधूरा ही रह गया। शायद इसीलिए वो मरकर भी यहां से नहीं गई। मैं बाधा मुक्ति के लिए उपाय शुरू करता हूं। जैसे ही मैं इशारा करूं तुम उसका यह जोड़ा हवन कुंड में डाल देना। बाबा रुद्र के कमरे में जाकर बाधा मुक्ति के लिए यज्ञ शुरू करते हैं जिसके कारण काव्या विचलित होने लगती है। अचानक चीखते हुए रुद्र रिया को खोलने लगता है और उसी रस्सी से पंखे पर फंदा तैयार करने लगता है। रुद्र एक स्त्री की भयानक आवाज में लगातार हंसता जा रहा था। तभी रिया को फंदे से लटकाकर वो गुस्से में चिल्लाया, बंद करो यह सब, नहीं तो ये बहू रानी जान से जाएगी। बाबा बाबा कुछ करिए। काव्या की धमकी के बाद भी बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जाते हैं जिससे घबराकर रुद्र अपने कानों पर हाथ रख लेता है। जल्दी से वो जोड़ा भस्म कर दीजिए, उसकी शक्तियां कम हो रही हैं। बाबा का इशारा मिलते ही बलराज सिंह काव्या का लाल जोड़ा और उसके अरमान जलाकर राख कर देता है। रुद्र चीखते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से धुएं का एक बवंडर निकलकर आसमान में मिल जाता है। बलराज और राधा मिलकर बहू रिया को फंदे से आजाद करा लेते हैं और वह हवेली छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बना लेते हैं। आधी रात का समय था। एक महिला जिसने भारी लहंगा और कीमती जेवर पहन रखे थे, लंबा घूंघट अपने चेहरे पर टिकाए श्मशान भूमि की ओर जा रही थी। श्मशान भूमि में पहुंचकर औरत एक घने पेड़ के नीचे पहुंचती है। उस पेड़ की जड़ के पास ही एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई नजर आ रही थी जो किसी देवी या देवता की नहीं बल्कि किसी शैतान की नजर आती थी। उस मूर्ति का सिंदूर से अभिषेक करने के बाद वो औरत वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाती है और जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान सजाकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद मंत्र पढ़ने के बाद वो पोटली में से कुछ बाल, कपड़ा और कुछ मखाने के टुकड़े निकालकर जमीन पर रखती है और एक बार फिर से मंत्र पढ़ने लगती है। इतना करने के बाद वह एक मिट्टी के कलश में जलता हुआ कोयला डालकर उस पर कुछ देर पहले अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर बाल
और कपड़ा डालकर कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर दोनों हाथों से कलश को हवा में ऊपर उठाने का इशारा करने लगती है। अचानक वह कलश हवा में काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है और तेजी से एक दिशा की ओर बढ़ने लगता है। कलश को श्मशान से जाते हुए देखकर वो महिला भयानक हंसी हंसने लगती है। श्मशान से निकलने के बाद वह कलश सीधा बलराज सिंह की हवेली के अंदर प्रवेश करता है और उसके कमरे की खुली हुई से कमरे के अंदर जाकर जमीन में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है।